हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट जैसा कि आपने लास्ट क्लासेस ली होंगी अपनी, जहां अपन ने एक्सरसाइज 4.1 अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन से या किसी भी स्टार्टिंग के पार्ट से कि डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है, स्टार्टिंग कैसे होती है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनाने हैं अपन को, तो वो सारा पार्ट अब इससे लास्ट लेक्चर्स में देख सकते हो। मैंने 4.1 एक्सरसाइज के लिए सेपरेट एक इंट्रोडक्शन पार्ट बताया, जहां पे हमने माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट की स्टार्टिंग जो है वो डिस्कस करी है। नहीं देखा तो आप चेकआउट करो, जहां से आपका डिटर्मिनेंट का एक्चुअल पार्ट जो है वो बन जाएगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट हम जो आने वाले हैं वो एक्सरसाइज 4.2 के कंसेप्ट के ऊपर आएंगे। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो जाएगी। आप देखोगे कि डिटरमिनेंट के अंदर कितनी सारे फैक्टर्स हैं जो हमें सीखना है। बुक कौन सी फॉलो कर रहे हैं अपन? एमएल अग्रवाल बुक फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड, बुक से रिलेटेड कोई भी डाउट मत रखना। एमएल अग्रवाल गुड बुक है। कॉमर्स मैथ्स के जो भी स्टूडेंट्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए, उनके लिए सफिशिएंट बुक है ये बुक। अगर आपने 2 से 3 टाइम्स निकाल ली है तो गारंटी आप एक अच्छी अप्रोच पर पहुंच जाओगे अपने मार्क्स को लेकर। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज। अब देखो, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो प्रूफ के क्वेश्चंस बनने वाले हैं एलएचएस आरएचएस और मेनली जो बड़े क्वेश्चंस है सॉल्यूशन, उनका विदाउट प्रॉपर्टीज अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज आपको याद होना और दिमाग में होना बहुत जरूरी है कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है वो दिखने में बड़े होंगे, बट उनका सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट निकलने वाला है, बस ये प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो विदाउट डिले स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स फॉर एक्सरसाइज 4.2 को लेके। क्लियर है? चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से 2 मिनट का पॉज लेके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, और जो लिंक वगैरह शेयर करना है वो आपको पता ही है, कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो, अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है तो उसको आपको यहाँ पर थ्योरी जो है वो बहुत सारी दे रखी है बुक के अंदर, बट मैं आपको क्लियरली थ्योरी भी बताऊंगा और साथ में एक्चुअल में हमें जो पॉइंट याद रखना है ना, केवल वो ध्यान में रखना आप, है ना, ताकि आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन अच्छे से बन जाने हैं। उनके प्रूफ भी समझा दूंगा साथ के साथ। देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और इन कॉलम, जैसे एक डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है मुझे 3x3 ऑर्डर का, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं बोल रहा हूं अगर इसकी कोई भी एक सिंगल रो कंप्लीटली और सिंगल कॉलम कंप्लीटली अगर वो जीरो है, जैसे कि आप यहां देखोगे, यहां पर एक सिंगल रो में क्या दे रखे हैं, एलिमेंट 0 0 0 दे रखे हैं, ठीक है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट निकल कर आएगा, उसका जो डिटर्मिनेंट निकल कर आएगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। कैसे? अब आपने एक्सरसाइज 4.1 कर ही ली है, अगर अपन इसका एक्सपेंशन करते हैं अलोंग सेकंड रो, तो आपको पता होगा पहले 0 आता है, फिर इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, फिर ये 4 एलिमेंट आते हैं, फिर ये 4 एलिमेंट, फिर ये 4 एलिमेंट। अब ऑब्वियस ही बात है, स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है, तो टेंशन लेने की बात है नहीं, आगे सॉल्यूशन करके देखेंगे ही नहीं अपन, क्योंकि इनका जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा और जो भी प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो अंत में क्या ही निकलना है, मेरे पास 0 ही निकलना है। अब देखो, डिटर्मिनेंट में आपको वैल्यू दे दी मैंने, मान लो 4 5 6 0 0 0 37 40 और 38। अब इसको सॉल्व करोगे, आप कहोगे सर बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट हो गया है तो, बट इसका आंसर क्या ही बनेगा, 0 ही बनेगा, चाहे किसी भी अलोंग इसको आप देख लो। क्लियर हुआ यहां पर? आ गया जैसे मान लो आपने इसको लेके आप सॉल्व करते हो, अब आप कहोगे सर हम इसको अलोंग सेकंड रो ही क्यों करें, हम इसको अलोंग फर्स्ट रो भी तो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। उस कंडीशन में क्या होगा, लाइक दैट, जैसे एक करके बताता हूं मैं। देखो, 0 40 0 38, अभी भी आपके पास 4 को 0 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अब अभी भी आपके पास क्या ही बनना है, 0 ही बनेगा, चाहे किसी के भी अलोंग ले लो। क्लियर है यहाँ पे? तो ये ट्रिक की तरह आप याद रखोगे इसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। इफ ईच एलिमेंट ऑफ वन साइड ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल आप समझते हो क्या होती है? ये ध्यान रखना, ये वाली नहीं, ये वाली प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इस प्रिंसिपल डायगोनल के कोई भी एक साइड के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। हाँ, ये भी हो सकता है कि इस प्रिंसिपल डायगोनल में भी कोई 0, उससे कोई लेना देना नहीं, बट वन साइडेड एलिमेंट जो है वो सारे के सारे क्या है मेरे पास, गौर करोगे आप तो क्या है मेरे पास, 0 दे रखे हैं। उस कंडीशन में इसका जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वो इन प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है A1 मल्टीप्लाई B2 मल्टीप्लाई C3 वो निकल के आएगा, चाहे कैसे भी कर लो उसको सॉल्व। ठीक है, अब मान लेते हैं हम इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग C1, हम इसको एक्सपेंड करते हैं, है ना। तो जैसे कि मान लो अपन ने ये वाली रो ले लेनी है या ये वाली कॉलम ले ली है, जो भी आपको सूटेबल लगे वो ले लो आप, है ना। यहाँ पर C3 लिखो आप या तो, है ना। A1 ले रखी है ना अलोंग कॉलम 1, कॉलम 1 के अलोंग करिए अपन ने, तो पहले A1 लिया,
फिर यहाँ पर ये अपन ने यहाँ पर डिटरमिनेंट लिखा, फिर जीरो लिया, फिर जीरो लिया। अब मुझे दिख रहा है टू जीरोज है, तो ये तो कैंसिल आउट होने ही होने। जो बचे हुए का प्रोडक्ट निकल के आएगा ऑटोमेटिकली वो यही निकल के आएगा, तो आपको सॉल्यूशन आगे करना ही नहीं है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे यहाँ 2 3 5 है, यहाँ 0 1 3 है, यहाँ 0 0 9 है। अब आपको उसको सॉल्यूशन जो निकल के आएगा वो यही निकल कर आएगा, 2 1 और 9। बिना सोचे समझे इनका मल्टीप्लीकेशन करके लिख देना, डिटर्मिनेंट का आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं आपसे? बिल्कुल याद रख सकते हो। तो इनको क्या है कि आप शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक बना लो, जैसे प्रॉपर्टी वन नोट्स बनाते हैं ना, प्रॉपर्टी वन ये बनाओ, 0 0 लिखो, इक्वल में 0 आपको याद रहेगा। प्रॉपर्टी टू लिखो, उसमें लिखो हाँ यार ये प्रिंसिपल डायग्राम है, वहां पे इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वही मेरा डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ऐसे करके सॉल्यूशन बनाना है अपन को। और देखो नेक्स्ट, प्रॉपर्टी थ्री, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज अगर होते हैं तो। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि ये एक डिटर्मिनेंट है, इसका आप मुझे सॉल्यूशन निकाल के दो। आप कहोगे सर इसका जो एलिमेंट्स होंगे उससे हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे अलोंग रो और कॉलम। अब मैं बोल रहा हूं आपसे कि मैंने आपसे बोला एक नई कंडीशन बनाओ आप, जिसमें इसी जो आपकी डिटर्मिनेंट है इसके जो एलिमेंट के लिए रो है ना, उसको आप चेंज कर दो। कहने का मतलब देखो, ये A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, A3 B3 C3 है। अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं, यहां पर क्या कर देता हूं, इंटरचेंज कर देता हूं। जैसे कि देखो A1 A2 A3 है, ये तो मैंने रो की जगह लगा दी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? B1 B2 B3 है, ये मैंने फिर रो की जगह लगा दी। फिर C1 C2 C3 है, ये फिर से मैंने रो की जगह लगा दी। समझ रहे हो? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। जो रोज है वो कॉलम बन गई, जो कॉलम है वो रो बन गई। समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन में जो नई आपके पास डिटरमिनेंट बनेगा उसका हम जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा दोनों का। अगर यहां 100 आंसर आया तो यहां पर भी 100 आंसर आएगा। अब आप कहोगे सर ये क्या है? तो बेटा ये कुछ नहीं है, जो मेरे पास दो डिटरमिनेंट शो हो रहे हैं उनका एक्सपेंशन है। जैसे इसका डिटरमिनेंट है तो वो मैं निकाल सकता हूं अलोंग रो वन, तो मेरे पास ये कंडीशन बननी है। अब ये क्या है, A1 B2 इस तरीके से लिखे मैं, क्योंकि यहां पर नेमिंग ऐसी दे रखी है एलिमेंट की। और यहां मैं अगर इस वाले का एक्सपेंशन करता हूं अलोंग रो वन, उस कंडीशन में भी मेरे पास जो वैल्यू बन के आएगी, तो देखो इसका डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन और इसका डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन, दोनों के ही सॉल्यूशन क्या होंगे मेरे पास, सेम होंगे। बताओ समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो और डिटेल में दिखाऊंगा मैं अब चीजों को सॉल्व करके कि एक्चुअल में प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 3। अच्छा ठीक है, अब इसका एक रिमार्क दे रखा है, वो आप थोड़ा सा ध्यान देना, इसका मतलब समझा रहा है ये। इट फॉलोज फ्रॉम द अबव प्रॉपर्टी दैट इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ए डैश, डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश। अब यहां पर ए डैश ही तो हुआ है भाई, हम क्या पढ़ा था अपन ने कि ए जो होता है उसका जो ट्रांसपोज होता है उसमें क्या होता है, इसकी रो कॉलम, फिर ये रो कॉलम, फिर ये रो कॉलम, ऐसे चेंज हो जाती है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे ए मैट्रिक्स का, और फिर डिटरमिनेंट निकालोगे ए डैश वाली जो मैट्रिक्स है उसका, तो वो दोनों कंडीशन के अंदर दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल्स टू योर गिवन मैट्रिक्स, दोनों के डिटरमिनेंट क्या होंगे मेरे पास, सेम होंगे। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं आपसे? तो थोड़ा सा फोकस रखना है इन चीजों को लेके कि एक्चुअल में प्रॉपर्टीज वर्क कैसे कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। ठीक है, अब यहां पर इसने क्या बोल दिया, सिग्निफिकेंटली बोल दिया है कि ओनली वन रो, ठीक है, एनी टू रोज और कॉलम कोई भी ले सकते हो, या तो रो या फिर कॉलम अगर आप चेंज करते हो, उस कंडीशन में आपको एक माइनस का साइन से जो नेक्स्ट नई डिटरमिनेंट होगी ना उसमें अंतर आएगा। जैसे समझाता हूं, जैसे डिटरमिनेंट बन दे रखा है आपको A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2, मैंने बोला फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज कर दो, तो आपके पास C1 C2 C3 तो आ गई आगे, है ना, और A1 A2 A3 ये वाली आ गई पीछे। अब जब मैं इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट को देखूंगा, दो देखो डिटरमिनेंट है, एक ये और एक ये, जब इसका आंसर अगर 10 आएगा तो इसका आंसर -10 आएगा। समझ रहे हो क्या अंतर आएगा दोनों के अंदर? इसका आंसर 10 आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, -10 आएगा। ये डिफरेंस रहेगा दोनों के अंदर। ठीक है, और देखो, जब मैं इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं तो ये वैल्यू आ रही है, और जब ये
ये साइन है और यहाँ पे 1 लगा दिया, मतलब जो नई वाली डिटरमिनेंट, और उसका आंसर आना तो देखो माइनस कॉमन आ रहा है। इसका मतलब देखो ये चीज समझ में आ रही है, जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे कितने का आंसर आएगा, मतलब अंतर आएगा, माइनस का चेंज आ जाएगा आपके पास। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। इस तरीके से आपको ये चीज समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर एक कॉरेलेटिव दे रखा है। अभी इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपने वन टाइम इनको एक्सचेंज किया तो माइनस का अंतर आया। मैं कहता हूं फिर आपसे ये काम करो, इस इन दोनों को फिर से एक्सचेंज कर दो, इन दोनों को मतलब एक बार और चेंज करो। जैसा आपने कॉलम 1 कॉलम 3 में चेंज किया, अब आप कॉलम 2 कॉलम 3 में चेंज करो, फिर वापस से एक माइनस और लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है, अगर मेरी चेंजिंग इवन नंबर होती है, अगर मेरी चेंजिंग इवन नंबर होती है, जैसे कि 2 टाइम चेंज किया, 4 टाइम चेंज किया, तो कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। क्या कह रहा हूं मैं, नो चेंज। लेकिन अगर चेंजिंग मेरी ऑड नंबरिंग में होती है, जैसे 1 टाइम चेंज किया, फिर मैंने 3 टाइम चेंज किया, या फिर 3 टाइम चेंज किया, एक बार चेंज किया, फिर 2 टाइम चेंज किया, फिर 3 टाइम चेंज किया, तो जो नया निकल कर आएगा वहां पर क्या आएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। बताओ समझ में आया क्या। तो यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक दे रखी है आपको, यहां पर ये देखना कि जो आपका नया डिटर्मिनेंट का आंसर होगा उस पे -1 की पावर m लगा के, ये पुराना वाला डिटर्मिनेंट लिख देता हूं मैं। ये क्या है, मेरा पुराना वाला डिटर्मिनेंट है। क्या है ये, मेरा पुराना वाला डिटर्मिनेंट है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। ये पुराना वाला डिटर्मिनेंट है मेरे पास, मतलब कि जितनी नंबरिंग में चेंज किया होगा तो रिजल्टेंट -1 की पावर में उतना चेंज होगा। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है ये चीज क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, प्रॉपर्टी क्या समझा रही है आपको, ठीक है। तो ये m रोज या m कॉलम्स में जितनी चेंजिंग हो रही है उतने ही -1 की पावर में आपको यहां पर इंक्रीज करना है, ठीक है। और देखो, ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, इसी को एग्जाम्पल लेके समझ लो। जैसे ये एक मुझे डिटर्मिनेंट दे रखा है, एंड डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड वन फ्रॉम दिस बाय पासिंग ओवर फर्स्ट कॉलम ओवर द नेक्स्ट 2 कॉलम। फर्स्ट कॉलम को मुझे पास करना है नेक्स्ट 2 कॉलम्स पे, तो कैसे करूंगा मैं। पहले में देखो मैंने क्या किया, इस सेकंड वाले कॉलम को फर्स्ट पर ले लिया, और इस फर्स्ट वाले को मैंने कहां पर ले दिया, मतलब इसको फर्स्ट वाले पे ले लिया, और फर्स्ट वाले को कहां ले लिया, लास्ट वाले पे ले लिया, और इस वाले बीच लास्ट वाले को कहां ले लिया, बीच में ले लिया। अब आप देखो इसमें कितना चेंजेस हुआ है, अब आप देखो इसमें कितना चेंजेस हुआ है। इसमें चेंजेस ऐसे हुआ है कि जो आपका फर्स्ट वाला कॉलम था, जो आपका फर्स्ट वाला कॉलम था, देखो ये फर्स्ट वाला कॉलम था, ये तो सबसे लास्ट में चला गया, ठीक है। सबसे लास्ट वाला सेकंड नंबर पे आ गया है, और ये सेकंड नंबर वाला थर्ड पे पहुंच गया है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन अब आप इसमें एक्सचेंजिंग कितने टाइम हुआ है ये कैसे पता लगेगा मुझे, तो ये ऐसे पता लगेगा, जैसे समझाता हूं मैं आपको, रुको। देखो एक्सचेंजिंग कितने टाइम हुआ है वो बता देता हूं मैं आपको, कैसे आपको ध्यान देना है उस पर। देखो ये वाला पूरा मेरे पास ब्लॉक है, ये चला जाएगा पहले इस पर। अब इस पर जाएगा तो ये यहां थोड़ी ना बैठा रहेगा, ये मान लो इस जगह आ गया, मान लो ऐसा, है ना, मान लो ऐसा, ठीक है। कितने टाइम चेंजिंग हुई, 1 टाइम चेंजिंग हुई, है ना। ये यहां आ गया और ये वाला यहां आ गया। अब देखो आंसर में ये तो यहाँ पे है ना मेरे पास, ठीक है। अब आप देखो ये वाली चीज जो फर्स्ट वाले पे थी, और अब ये वाला है, अब मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ। फिर से कितनी टाइम इंटरचेंजिंग हुई, 2 टाइम, 1 टाइम, तो दोनों मिला के कितने टाइम, 2 टाइम चेंजिंग हुई मेरे पास, यानी कि -1 की पावर क्या रहेगी आपके पास, 2। मैंने बताया आपको 2 टाइम चेंज होगी, मतलब कि कोई चेंज नहीं होगा आंसर में। आंसर में आपके पास कोई चेंज नहीं होगा, दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्लियर है। चाहे इसका सॉल्यूशन निकाल लो चाहे इसका सॉल्यूशन निकालो, दोनों के आंसर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लियर है। एक टाइम और चेंज कर देता तो कुछ बात होती। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखेंगे। इफ टू पैरेलल लाइंस ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, जैसे फर्स्ट रो को देखो और सेकंड रो को देखो। देखो इनकी जगह कोई एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, आप अभी अपन एलिमेंट्स नहीं ले रहे हैं, अभी अपन सिंपली जो है नंबरिंग से काम चला रहे हैं, वेरिएबल से काम चला रहे हैं। अगर ये मेरे पास दोनों सेम दे रखी हैं, उस कंडीशन में इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, चाहे आप अलोंग रो कर लो चाहे अलोंग कॉलम कर लो, कोई सी भी रो कोई सी भी कॉलम। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं। आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्या है, इसका प्रूफ भी करके देख सकते हो। अलोंग रो वन मैंने इसको सॉल्व किया, आंसर देखो 0 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब इसका प्रूफ बता रखा है आपकी बुक में, तो प्रूफ बिल्कुल आसान है। जैसे मान लो, इफ वी इंटरचेंज द आइडेंटिकल पैरेलल लाइंस ऑफ डिटरमिनेंट दिस एंड दिस डज नॉट चेंज, यहां पर बनाएगा, है ना। जैसे कि ये वैल्यू है मेरे पास, ऐसे समझो,
जैसे कि ये डिटर्मिनेंट है, अगर मैं इस वैल्यू को यहां रख दूं, इस वैल्यू को यहां रख दूं, तो नई जो बननी चाहिए वो भी एक्चुअल में यही बनेगी। यानी कि जो इंटरचेंज करने के बाद न्यू डिटरमिनेंट बनी, उसका सिंबल भी है, उसका सिंबल भी है, क्योंकि दोनों के अंदर एलिमेंट चेंज ही नहीं हो रहे भाई, सेम ही तो एलिमेंट है। समझ रहे हो? अब अगर मैं ये दोनों सेम रख रहा हूं तो ये वैल्यू उठ के इधर आएगी, तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू जीरो, टू डेल इक्वल्स टू जीरो, और डेल ये टू नीचे गया तो उसको जीरो, मैं इसको डेल बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सिंबल है आपके डिटर्मिनेंट का। समझ में आया? तो देखो जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे? तो दिस इज द प्रूफ, ये ऐसे आप समझ सकते हो इस प्रूफ को। और देखो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी लेंदी है, बट एक बार आपको सारी कराना जरूरी है, तभी हम सारे क्वेश्चन जो है वेल तरीके से कर पाएंगे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर के, ठीक है, क्या कह रहा है, अगर मैं ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम कोई भी चूज कर लो, जैसे मैंने यहां पर रो दिस वन चूज करिए, अगर मैं इसको एक ही एलिमेंट से मतलब किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं सबको एक साथ, जैसे मान लो इसको मैंने टू 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 से मल्टीप्लाई कर दिया, उस कंडीशन में तो जो नई मैट्रिक्स बनी है वो ये बनी है, देखो आपके पास। तो अब जो इसका आंसर आएगा ना वो एक्चुअल में टू मल्टीप्लाई इसका आंसर होगा, यानी कि अब जो ये पूरा मैट्रिक्स है ना आपके पास, ये आपको दिखने में चेंज लग रहा है, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करोगे एक्चुअल में ये डिटर्मिनेंट जो पुराना वाला है उसी का आंसर होगा, केवल टू के मल्टीपल से चेंज होगा केवल। जैसे एग्जांपल, जब इसको सॉल्व कर रहा हूं तो 8 आ रहा है, मान लो ऐसा, तो जब इसको सॉल्व करोगे ना आप इस इस वाली कंडीशन को, उस कंडीशन के अंदर 2 × 8 यानी कि 16 आंसर आएगा आपके पास। क्या आएगा आंसर? 2 × 8 यानी 16 आंसर आएगा। अब देखो आप इन दोनों कंडीशन को, कितना अंतर आ रहा है इसके अंदर, 2 × 8 वाली कंडीशन से अंतर आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? क्या चेंजेस रहेंगे? देखो फाइनल आंसर जो आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है, ये न्यू मैट्रिक्स का आंसर है, और इक्वल्स में पुरानी वाली मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं उससे, तो दोनों कंडीशन मेरे पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर हुआ यहाँ पर? ठीक है, और देखते हैं आगे। अब कुछ रिमार्क्स हैं इनके, बिल्कुल आसान। बाय द अबव प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और कॉलम इट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ 4 3 2 है, ठीक है, यहाँ 8 16 32 है, यहाँ 0 3 2 है, तो मैं इस पूरी लाइन में से एक नंबर निकाल सकता हूँ कॉमन, बिल्कुल निकाल सकते। जैसे मान लो आपने 8 निकाल दिया, ये 4 3 2 हो गया, ये 1 हो जाएगा, 8 1 8, 8 2 8 4 32। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? अब आप केवल आप इसको सॉल्व कर लो और 8 से मल्टीप्लाई कर देना, काम हो जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? वी नो डेट के ए जो हमने कॉमन कांस्टेंट निकाला इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए विद नंबर के, देयरफॉर इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, उस कंडीशन में आप क्या कह सकते हो, ये कंडीशन कह सकते हो ना, कह सकते हो। चाहो तो आप के ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, या फिर के की पावर मतलब जो भी नंबरिंग रहेगा, जितने टाइम्स नंबरिंग रहेगा उसको ए डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करके रहो, आंसर दोनों में कंडीशन में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे मेरे पास। क्लियर है यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं? कोई डाउट वाली कंडीशन नहीं है ना? आ गया समझ में क्या लिखा हुआ है रिमार्क्स में? और देखो क्या है, अब इसका कॉरली क्या है, इफ टू पैरेलल लाइंस ऑफ अ डिटरमिनेंट आर सच दैट एलिमेंट ऑफ वन लाइन आर इक्वी मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द अदर लाइन। क्या है, मैंने लिखा है यहां पर 4 5 3 है ना, या 4 8 16 ले लो। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ टू पैरेलल लाइंस ऑफ डिटरमिनेंट सच दैट द एलिमेंट ऑफ वन लाइन आर इक्वी मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ अदर लाइन, मतलब कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 8 आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 16 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 32 आ रहा है, ये इक्वी मल्टीपल है इस वाली लाइन के। क्या है? इक्वी मल्टीपल। इक्वी मल्टीपल समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? सबके मल्टीपल से ही यहाँ पर 8 जनरेट, वो ये 8 16 32 मल्टीपल, एंड दैट इज 2। 2 का मल्टीप्लाई करने से ही मेरे पास वैल्यू जनरेट हो रही है, और ये वैल्यू 1 3 या 1 कुछ भी हो सकती है। उस कंडीशन में भी जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होगी क्या होगी, 0 होगी। उसको आप सॉल्व कर सकते हो, यूज प्रॉपर्टी 6 एंड 5 जो पीछे बताइए, उससे खुद से करके देखना, नहीं लगे नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में बताना। क्लियर है? आगे बढ़ूं? ओके, नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी 7 आ गई अपनी, यहाँ पीछे कौन सी आई थी, 6 आई थी। ओके, 7, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ अ डिटरमिनेंट कंसिस्ट्स ऑफ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, जैसे कि बोल रहा है ये, अगर मैं a1 के साथ एक नई वैल्यू ऐड करता हूं, इस a2 के साथ एक नई वैल्यू ऐड करता हूं, इस a3 के साथ एक नई वैल्यू ऐड करता हूं, तो आप यहां पर इसकी बजाय, इस पूरे को सॉल्व करने की बजाय इसको टुकड़ों में सॉल्व कर सकते हो। कैसे? a1 फिर b1 फिर c1, a2 b2 c2, फिर a3
B3 C3 प्लस अगली कंडीशन में क्या लूंगा मैं, D1 D2 D3, फिर B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3। अब आप इन दोनों को गौर करो ऐसे, देखो क्या चेंज हुआ, चेंज हुआ क्या इसके अंदर, क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? मतलब कि यहां पर जो आपके पास D1 D2 और D3 था ना, उनसे भी मैंने इन दोनों को ऐड करके एक नई डिटर्मिनेंट बना दी है। अब मैं केवल इनका इनका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगा तो वही वैल्यू आएगी जो इन दोनों को ऐड करने के बाद, मान लो इन दोनों को ऐड करने पे 3 बन रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे 4 बन रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे 5 बन रहा है। अब जो सॉल्यूशन आएगा और टुकड़ों में जो वैल्यू है उनका सॉल्यूशन आएगा, दोनों का डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, सेम होगा। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं? थोड़ा सा फोकस करना चीजों पर, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कह रही है भाई आपसे, सेम वाली कंडीशन है, सेम वाली कंडीशन है। इफ टू each element of a row of a determinant to be added the equimultiple of corresponding elements of one or more rows, the value of determinant remains unchanged। क्या कहा मैंने आपसे, ये एक आपके पास डिटरमिनेंट दे रखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मैं कह रहा हूं कि आपको नई एक मैट्रिक डिटरमिनेंट बनाना है, डिटरमिनेंट ऑब्टेन फ्रॉम दिस बाय एडिंग k टाइम्स द एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम। क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि आपको ये सारे एलिमेंट एज इट इज इसमें ऐड करने हैं, एज इट इज इसमें ऐड करना है, और के टाइम मल्टीपल, मतलब कि इसका 2 का मल्टीपल होगा तो इसका भी 2 का मल्टीपल, इसका भी 2 का मल्टीपल। नाउ दिस 2A2 2B2 2C2 को एडिशन कर दो आप A1 B1 और C1 के साथ। बताओ समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? उस कंडीशन के अंदर आपका जो डिटर्मिनेंट का आंसर होगा इसका, और ये जो नई बनी है इसका, ये दोनों क्या होंगे आपके पास, सेम आएंगे, बिल्कुल डिट्टो। बताओ समझ में आया क्या, लाइक दैट। देखो ये जो नई मैट्रिक्स है उसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ वापस से, ठीक है? तो वापस से इसको जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे पास देखो वही आंसर आ रहा है इसका, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर, सेम सेम आ रहा है ना आंसर दोनों कंडीशन के अंदर। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? अब बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आया, बताओ जल्दी से फुर्ती से। क्लियर है? बस ये प्रॉपर्टीज आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी, है ना? बट आप उनको, है ना, मतलब इन प्रॉपर्टीज को, ये जो अपन ने बना रखे हैं ना इस तरीके से क्वेश्चन, इनसे बना बना के शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स बना लेना कि हाँ यार ये इसको ऐसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना। ऐसे लैंग्वेज में फंसने की जरूरत नहीं, हर बार लैंग्वेज रीड करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कह रहा है। ये तो सेम है, ये मैं शायद पहले बता भी चुका हूं आपको। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विथ को फैक्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सम अदर रो। जैसे कि अगर मैं A1 A12 A13 के साथ किसी भी सेकंड रो या फिर थर्ड रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी इसका कोफैक्टर A31, इसका कोफैक्टर A32, इसका कोफैक्टर A33, ये सब मैं सिखा चुका हूं आपको, है ना? सो नो नीड। इनको अगर इनके साथ क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, देन हम एडिशन करते हैं तो आंसर क्या निकल के आएगा, 0 आएगा। ये हम एक्सरसाइज 4.1 में भी देख चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। और देखो प्रॉपर्टी नंबर 10, शायद लास्ट प्रॉपर्टीज है। इफ ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होगा, यानी पहले ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, देन उस मल्टीप्लीकेशन वाली जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो आप पहले शांति से, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और इसका जो आंसर होगा इससे क्या होगा, वो आंसर सेम आएगा। बताओ समझ में आया क्या क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? तो उससे वो आंसर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट देखो, इसका प्रूफ दे रखा है तो आप प्रूफ देख लेना, बुक में मिल जाएगा आपको, वैसे कोई नीड नहीं है प्रूफ की तो इतनी। ओके 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 ओके। ये मैंने बताई दी आपको, अगर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक है तो ए की पावर 2 का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, इसका मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर ए का अलग डिटर्मिनेंट ए का अलग डिटर्मिनेंट, देन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। ठीक है, एक ही बात है। फिर आता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका मैट्रिसेस वाला चैप्टर है उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन कट होके इस वाले के अंदर ऐड कर रखा है। तो एलिमेंट्री वाली जो चीज है वो ज्यादा कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है, इजी है। एलिमेंट्री में क्या होता है, एक्सचेंज होता है एक्चुअल में, है ना, रोज का और कॉलम्स का। एंड वाई वी डू इट, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ इजीनेस आ जाए, है ना? कैसे समझाता हूं। द ऑपरेशन ऑफ इंटरचेंजिंग ऑफ ith रो एंड jth रो ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी डिनोटेड बाय दिस वन। मैंने कहा आपसे R2
एक्सचेंज टू R3। इसका मतलब क्या हुआ, R2 वाली रो R3 में चली जाएगी, R3 वाली रो R2 में चली जाएगी, ऐसे। द ऑपरेशन ऑफ इंटरचेंजिंग ऑफ ith कॉलम ऑफ jth कॉलम विल बी डिनोटेड लाइक दैट। ओके, आई का मतलब सिंबल और ये जे का मतलब नंबरिंग जो भी है अपने पास, है ना। सेकंड, द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ith रो बाय दिस बाय अ नंबर ऑफ k विल बी डिनोटेड लाइक दैट, कि मैंने जो I1 है उसको k से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी को, पूरी रो 1 को, है ना। एंड द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ith कॉलम, उसको कहेंगे इस तरीके से डिनोट अपन, ठीक है। और देखो, एक सेकेंड। ओके, थर्ड, द ऑपरेशन ऑफ एडिंग ईच एलिमेंट्स ऑफ ith रो, ठीक है, एंड k टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये मैं आपको पहले भी उस वाले में भी देख चुके हैं हम, कि जैसे R1 रो है उसको मैं चेंज कर रहा हूं R1 के साथ k टाइम्स RJ वाली रो, यानी कि जैसे मान लो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो है, तो फर्स्ट रो की जगह अब मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट जो है यहां पर उसके साथ ऐड करूंगा ये वाला जो एलिमेंट है ना इसको, बट मैं इसको एक 2 के मल्टीपल से करूंगा, और यही चीज आपको फिर इसमें भी ऐड करनी है। इस वाले एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, इस वाले एलिमेंट को इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? सेम कंडीशन आप कॉलम्स के लिए भी यूज कर सकते हो। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं? नेक्स्ट देखो, ये आ गया आपके पास लास्ट पार्ट एलिमेंट्री का, इसके बाद सीधे एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे। तो इफ वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी कि R1 जो है मुझे k से मल्टीप्लाई करना है रो को, और लाइक दैट, तो उस कंडीशन में मल्टीप्लाई द डिटर्मिनेंट ऑल्सो 1/k, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जब मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा तो मुझे 1/k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे आंसर को भी। क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा? और अगर आप इसको k की पावर 2 से करते हो तो यहां पर भी जो डिटर्मिनेंट निकालोगे आप, ठीक है, उसको 1/k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लो 5 आया पूरा सॉल्यूशन करने पे, तो मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपने मल्टीप्लाई किया था सेम डिजिट 2 से किया था या 2 की पावर 2 से किया था, तो मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? अब प्रॉपर्टीज बहुत हो गई हैं, आप सीधे एग्जाम्पल्स देखो ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या लग रहा है। क्लियर है यहाँ पे? बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम फोकस करना है कंसेप्ट पे, एग्जाम्पल सारे नोटेड डाउन करना है। आफ्टर दैट एक्सरसाइज पर एंटर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस चैप्टर के अंदर क्योंकि थोड़ा लेंथी दे रखा है आपके चैप्टर, एक्सरसाइज में भी 4.6 तक है। हाँ 4.6 तक है, मान के चलो 8 to 10 डेज तो लगने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अगर डेली 1 से 2 आवर अगर आपने दिए इस चैप्टर को तो 8 से 10 डेज लगने, बट आफ्टर 8 to 10 डेज वी हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर। जो जितने भी कंसेप्ट है सारे हमारे छूटने नहीं चाहिए, कोई सा भी कंसेप्ट A to Z दिमाग में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर जो भी होगा इसका, एग्जाम्पल नंबर 1, उस पर। कैसी लगी प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन, मजा आया तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कमेंट्स में बताना अगर कुछ भी, अगर आपका टॉपिक वगैरह है उससे रिलेटेड कुछ और चेंजेस हो सकते हैं अपने सेशन के अंदर तो अपने अप्लाई जरूर करेंगे, कमेंट्स में बताना। एंड स्टूडेंट्स जिन जिन सिटीज से जुड़े हुए वो भी कमेंट्स में बताना किस किस सिटीज से ऐड हो रखे हैं स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 पे मिलेंगे, तक के लिए गुड बाय।